हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी 1 साल का समय शेष है, लेकिन दोनों ही प्रमुख दलों ने अभिषेक चुनावी रणनीति पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की सभी इकाइयां भी सक्रिय हो गई हैं। चुनावी रणनीति के तहत ही ऊना में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती से चिंतपूर्णी के विधायक बलवीर चौधरी, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष कमल सैनी और जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष धर्मेंद्र राणा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक रही, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी ऊना जिला की आज मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जो चर्चाएं प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में हुई हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के ध्यान में बातें लाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए अभी 4 वर्ष हो रहे, 27 दिसंबर को। तो भारतीय जनता पार्टी 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में मंडी में, जहां तक अभी तक तय हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की कार्यक्रम करने के सोच रहे हैं। लेकिन उसके अगले दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हर मंडल गृह संपर्क अभियान शुरू करेगा। लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के काम क्या क्या हुए हैं वो उनको जानकारियां देंगे, जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, उनसे मिलेंगे और उस गांव की डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है, शहर की डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है, तो उन सब चीज़ों की जानकारियां लेते हुए कार्यकर्ता आने वाला जो 2022 का चुनाव है उसकी तैयारी का शुरुआत उस समय पूरे प्रदेश के अंदर हमारे 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में होगी। उसकी पूरी डिटेल अभी बनेगी क्योंकि 15 दिसंबर से पहले मंडलों की मीटिंगें पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर होनी हैं। तो ऊना जिला के भी अलग अलग मंडलों की मीटिंगें हो रही हैं, तो अलग अलग डेट्स उसकी आई हैं। तो उस मीटिंग में डिटेल में प्लानिंग बनाएंगे अपने अपने मंडल की और आगे जा कर के आप लोगों के ध्यान में फिर बातें हम लोग लेकर के आएंगे। सर, ऐसा हिमाचल के इतिहास में अभी तक संभव नहीं हुआ है काफ़ी समय से कि किसी सरकार ने मिशन रिपीट किया हो, तो कितनी उम्मीद इस बार अभी तक? ठीक है, आपकी बात। उसी चुनौती को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करके चली है कि जो काम हम लोगों ने शुरुआत किए हैं वो जनता के ध्यान में हम लोग लाना चाहते हैं कि जो काम आगे तभी चलते हैं जब सरकार पीट होती है, वरना जब कांग्रेस आ जाती है तो उसका जो इतिहास है वो 5 सालों में कामों को बिगाड़ती है, कामों को रोकती है। फिर बीजेपी आती है, फिर शुरू करती है, जिसके कारण हिमाचल का विकास तेज़ गति से नहीं हो पाता है। और अभी 5 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 4 साल पहले, तो लोग अपने आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी विधानसभा में एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि दोनों सरकारों में से किस सरकार ने विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद 2 वर्ष कोरोना ने इस सरकार के खराब किए, जयराम ठाकुर जी की सरकार के। हम कह सकते हैं कि 2 वर्षों की जो गवर्नमेंट है, हमारी 2 वर्षों की गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी के पिछले 5 वर्षों की गवर्नमेंट के ऊपर भारी पड़ती है अगर हम लोग तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो जनता को जो देखना है कि प्रदेश का विकास, गांव का विकास, शहर का विकास और ईमानदारी के साथ जो प्रयास हो रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बीजेपी आगे बढ़े तो अगले 10 वर्षों में पार्टी को और प्रदेश को हम लोग जवाब देने लायक होंगे कि हम लोगों ने ये किया और कांग्रेस 52 साल तक हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही। तो 52 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया है लोग देख सकते हैं। सर, अगर आकलन करके देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से कुछ ऐसे कार्य किए जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टोल टैक्स ख़त्म करना हो या आयुष्मान हो या हिम केयर हो। लेकिन ये देखा गया कि सरकार उसको प्रचारित करने में कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। तो ठीक है, आपकी बात। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने, जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने आम जनमानस से लेकर के पूरे सर्व समाज के लिए क्या लाभदायक हो सकता है ऐसी योजनाएं बनाई। उन योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिला। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार कांग्रेस एक दुष्प्रचार करके, कांग्रेस की राजनीति चलती है, वो दुष्प्रचार करती है, लोगों में विरोध पैदा करने की कोशिश करती है। तो उसके नाते वो कई बार इन षड्यंत्रकारी चीज़ों में कामयाब हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे तभी ये जनसंपर्क अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। और बाकी और भी बातें हैं, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग इस बार एक हिमाचल प्रदेश के अंदर दोबारा से गवर्नमेंट बना के भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट फिर से बने, उसको हम लोग स्थापित करके हिमाचल प्रदेश की जनता का फिर से 5 वर्षों में एक तेज़ गति से हम लोग विकास करना चाहते हैं। तो जनता को आशीर्वाद हमें देना चाहिए और हम सब लोग उनके बीच पूरा मुद्दा लेके जाएंगे। हमसे कोई भी व्यक्ति किसी भी फ्रंट के ऊपर, बूथ से लेकर के जिला लेवल तक, स्टेट लेवल तक कांग्रेस के लोगों के बीच चर्चा करने को हम लोग तैयार हैं
कि वो बताएं उन्होंने क्या किया और हम लोगों ने क्या किया। सर एक आखिरी सवाल कि विक्रमादित्य ने ये जरूर कहा कि हम सरकार अगर हम कांग्रेस की आती है तो स्वर्ण समाज के स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे, लेकिन एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता स्वर्ण समाज को लेकर के जो महाराणा प्रताप को ये बता रहे हैं कि वो इतने महान नहीं थे जितने मुगल शासक थे, तो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज की बेइज्जती एक तरीके से। नहीं, सवर्ण समाज के नहीं, महाराणा प्रताप कोई सवर्ण समाज के ही नायक नहीं थे, वो इस राष्ट्र के नायक थे। जो इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई महाराणा प्रताप जी को, झांसी की रानी को, शहीद आजम भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को, मंगल पांडे को, चंद्रशेखर आज़ाद को, गुरु गोविंद सिंह जी को किसी एक जाति वर्ग से जोड़ेगा तो मुझे लगता है वो शायद अच्छा नहीं है। पहला तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, वो राष्ट्र के नायक थे, वो राष्ट्र के लिए लड़े। और जहाँ तक कांग्रेस का है तो कांग्रेस के घर के अंदर विदेशी मुखिया बैठे हैं तो उनको विदेशी ही अच्छे लगते हैं, जो शुरू से उनकी आदत रही है। तो उसके नाते कांग्रेस ने कभी भी इस राष्ट्र के नायकों का मान सम्मान नहीं किया है। और जहाँ तक सवर्ण योग या बाकी चीज़ों की बात है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपने प्रश्न किया तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। वो अनुसूचित जाति के लोगों को भी हवा मार रहे हैं, ओबीसी के लोगों को भी कांग्रेस हवा मार रही है, और सवर्ण समाज के लोगों को भी हवा मार रहे हैं, और उनको बैक से ने ये जरूर कहा कि हम सरकार अगर हम कांग्रेस की आती है तो स्वर्ण समाज के स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे, लेकिन एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता स्वर्ण समाज को लेकर के जो महाराणा प्रताप को ये बता रहे हैं कि वो इतने महान नहीं थे जितने मुगल शासक थे, तो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज की बेइज्जती एक तरीके से। नहीं, सवर्ण समाज के नहीं, महाराणा प्रताप कोई सवर्ण समाज के ही नायक नहीं थे, वो इस राष्ट्र के नायक थे। जो इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई महाराणा प्रताप जी को, झांसी की रानी को, शहीद आजम भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को, मंगल पांडे को, चंद्रशेखर आज़ाद को, गुरु गोविंद सिंह जी को किसी एक जाति वर्ग से जोड़ेगा तो मुझे लगता है वो शायद अच्छा नहीं है। पहला तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, वो राष्ट्र के नायक थे, वो राष्ट्र के लिए लड़े। और जहाँ तक कांग्रेस का है तो कांग्रेस के घर के अंदर विदेशी मुखिया बैठे हैं तो उनको विदेशी ही अच्छे लगते हैं, जो शुरू से उनकी आदत रही है। तो उसके नाते कांग्रेस ने कभी भी इस राष्ट्र के नायकों का मान सम्मान नहीं किया है। और जहाँ तक सवर्ण योग या बाकी चीज़ों की बात है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपने प्रश्न किया तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। वो अनुसूचित जाति के लोगों को भी हवा मार रहे हैं, ओबीसी के लोगों को भी कांग्रेस हवा मार रही है, और सवर्ण समाज के लोगों को भी हवा मार रहे हैं, और उनको बैक से आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं ताकि समाज के अंदर लड़ाई हो और बीजेपी की गवर्नमेंट को अस्थिर करें और हिमाचल प्रदेश के अंदर इन सब बातों को करें। तो आप स्वयं ये देख सकते हैं कि विक्रमादित्य ने कहा सवर्ण योग के बारे में, और कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, और मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट के पाले में गेंद है, गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी आने वाले टाइम में क्या करना है। मुझे लगता है कि अयोग अनेकों हमारे पास जहाँ देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के भी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी हैं, बोर्ड भी हैं। मुझे लगता है कि सब लोग समाज के सब चीज़ों को जोड़ने के लिए होना चाहिए। और अगर कोई डिमांड करता है, मुझे लगता है मान लो कोई व्यक्ति सवर्ण योग की डिमांड करता है, लेकिन उनको दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रख करके ही बात रखनी चाहिए। कई बार ये चीज़ें टकराव में चल जाती हैं। मुझे लगता है कि सवर्ण योग की डिमांड अगर हम लोग यानी जिसको हम लोग कहते हैं संविधान का विरोध करके करेंगे, संविधान हम सब का है, सवर्ण का भी है, अनुसूचित जाति का भी है, तो ये संविधान बड़े बड़े लोगों ने बनाया हुआ है, बहुत बड़े महान लोगों ने बनाया हुआ है, उसको हम लोग पवित्रता को भंग नहीं करना चाहिए हम लोगों को। अगर कोई करता तो गलत है मुझे लगता है। और सवर्ण और अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी जे को हमको लगनी है, ये मुझे लगता है कि एक देश के अंदर एक जाति व्यवस्था एक बड़ी, जिसको हम कह सकते हैं बड़ी विरक्ति आ गई है। हमारे समाज के अंदर तो कुछ था ही नहीं ऐसा, लेकिन लंबे समय से आ गया, अब उसको मानना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर वर्ग का ध्यान प्रदेश गवर्नमेंट भी रख रही है, नरेंद्र मोदी जी भी रख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाएं और एक दूसरे के साथ टकराव हम लोग ना लें, अपनी बात विषय रखें। एनकाउंटर न्यूज़ ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट।